नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस यानी बीमा के सिद्धांत एवं व्यवहार की जो सीरीज चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज इसी सीरीज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है बीमा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। बीमा के सिद्धांत परिभाषा का मैंने पुराने वीडियो में पूरे विस्तार के साथ बताया है, उसका जिक्र किया है, तो यहाँ पर हमको उचित नहीं लगता। चलिए अब दूसरे शुरू करते हैं। बीमा के सिद्धांतों को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राथमिक सिद्धांत, दूसरा है वैधानिक सिद्धांत। तो पहले हम प्राथमिक सिद्धांत की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में वैधानिक सिद्धांत की बात करेंगे। फिर प्राथमिक सिद्धांत बीमा का उद्गम एवं संपूर्ण विकास इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। बीमा का उद्गम यानी जहाँ से बीमा की शुरुआत हुई है एवं उसका संपूर्ण विकास डेवलपमेंट इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है सहकारिता का सिद्धांत, दूसरा है संभाविता का सिद्धांत। संभाविता के सिद्धांत को ही महांक जड़ता नियम भी कहते हैं। तो पहले बात करते हैं सहकारिता के सिद्धांत पर। सहकारिता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। बीमा का जन्म सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर हुआ है। बीमा का जन्म सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर हुआ है। इसमें भी एक सबके लिए एवं सब एक के लिए सिद्धांत का पालन किया जाता है। बीमा में प्रत्येक व्यक्ति एक सामान्य कोष में एक निश्चित राशि एक निश्चित समय अंतराल में जमा करता है या करवाता है। बीमा में प्रत्येक व्यक्ति एक सामान्य कोष में एक निश्चित राशि एक निश्चित समय अंतराल में जमा करवाता है। कोष के सदस्यों में से किसी भी सदस्य की हानि होने पर उस कोष में से पूर्ति कर दी जाती है। इस प्रकार एक व्यक्ति का अंशदान सभी के लिए है और सबका अंशदान किसी एक के लिए है। विलियम बेवरेज ने लिखा है कि जोखिमों को सामूहिक रूप से वहन करना ही बीमा है। इसमें सहकारिता के सिद्धांत में क्या होता है कि कुछ लोग आकर एक साथ मिलकर बीमा करवाते हैं या मिलकर एक कोष जुटाते हैं और उस कोष को एक नाम देते हैं और अगर उसी ग्रुप में से उसी समूह से अगर किसी व्यक्ति की कोई हानि होती है, सदस्य की हानि होती है, तो उसी कोष में से उसकी पूर्ति कर दी जाती है। इस प्रकार एक व्यक्ति का अंशदान सबके लिए होता है और सबका अंशदान किसी एक के लिए भी हो सकता है। अब हम इसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि एक बीमा कंपनी ने 1000 नागरिकों के घर संपत्ति का अग्नि बीमा किया है। मान लीजिए एक बीमा कंपनी ने 1000 नागरिकों के घर संपत्ति का अग्नि बीमा किया है। इन 1000 घर के स्वामियों ने बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में 1 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित राशि दी। 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष की अवधि में एक निश्चित राशि दी, केवल एक ही बार। तो मान लो प्रत्येक घर के द्वारा 1000 रुपये की राशि निश्चित की गई। 1000 घर थे और 1000 रुपये निश्चित किया गया राशि कि वही राशि देंगे, आप सब लोग जमा करेंगे। तो बीमा कंपनी के पास कितने रुपए इकट्ठा हुए? बीमा कंपनी के पास 10 लाख रुपए इकट्ठा हुए, है ना। तो औसतन एवरेज मान लीजिए कि सभी स्वामियों ने 1 लाख रुपए का बीमा कराया है। एवरेज देखा जाए 10 लाख का 1000 नागरिकों के लिए किया गया है। यानी आग लगने की स्थिति में 1000 रुपये की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करेगी। अगर उसी में से किसी व्यक्ति के घर में आग लग जाती है, आग से नुकसान हो जाता है
और उस नुकसान की कीमत जो होती है वह 1,00,000 रुपए होती है, तो बीमा कंपनी उसका हर्जाना भरेगी। तो कल्पना कीजिए कि इस 1 वर्ष की अवधि में 2 घरों में आग लग जाती है और एक घर के स्वामी को 50,000 रुपये के बराबर हानि होती है और दूसरे घर को 1,00,000 रुपयों की क्षति होती है। कंपनी के पास दोनों व्यक्ति अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, यानी हानि की रकम को पाने के लिए दावा करते हैं। ऐसी स्थिति में पहले व्यक्ति को 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति होगी, यानी जो पहला व्यक्ति होगा जिसको नुकसान हुआ है आग से 50,000 रुपये का, तो उसको बीमा कंपनी क्या करेगी, उसको 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति करेगी। और जो दूसरा व्यक्ति है जिसके घर को आग लगी है उसकी कीमत अगर क्षति देखी जाए तो 1,00,000 रुपये के बराबर है, तो बीमा कंपनी केवल 1,00,000 रुपये का भुगतान करेगी या क्षतिपूर्ति करेगी। इस प्रकार 10,00,000 रुपयों में से बीमा कंपनी को 1,50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी तथा 8,50,000 और इस पर प्राप्त ब्याज आदि का बीमा कंपनी को लाभ हुआ। बीमा कंपनी ने 1,50,000 रुपयों की क्षतिपूर्ति 1,000 बीमादारों में वितरित कर दी, यानी कि 1,000 जो नागरिक थे उनमें उनसे समझ लीजिए 1,000 सबसे लिया, तो 1,50,000 रुपये की जो क्षतिपूर्ति थी उन्हीं बीमादारों से कि उनके द्वारा जो इकट्ठा की हुई रकम थी उसी कोष से उनको कर दी। इससे क्या हुआ कि एक मकान के हिस्सेदार का जोखिम का मूल्य मात्र 150 रुपये आया। एक जिसके घर में आग लगी थी उसका और या किसी और प्रत्येक उसका मकान मालिक का जो जोखिम का मूल्य था 150 रुपये आया। अगर अकेले भरता तो 1,00,000 होता। इस ऐसे समूह में किया तो उसे केवल 150 रुपये आया, तो शेष 850 रुपये का लाभ बीमा कंपनी को हुआ, है ना। आप मोटरसाइकिल का बीमा कराते हैं, जैसे 1 साल के लिए बीमा कराया आपने मोटरसाइकिल का, जो पैसा आपने दिया है अगर उसी 1 साल के अंदर आपकी मोटरसाइकिल में कोई दिक्कत नहीं हुई जिसको लेकर आपने बीमा कराया है, तो वह कंपनी उस पैसे को रख लेती है, वापस नहीं देती है। इस प्रकार जोखिम वितरित भी हुआ, क्षतिपूर्ति भी हुई, सभी मकानदार बेफिक्र भी रहे। जोखिम वितरित भी हुआ, क्षतिपूर्ति भी हुई, सभी मकानदार बेफिक्र भी रहे और भविष्य में अग्नि दुर्घटना से जोखिम के प्रति चिंता मुक्त भी रहे जो भविष्य में होगी, क्योंकि आसानी से चुकता हो गई। मात्र 150 रुपये आया, वही से 1,00,000 रुपये आता। हानि जो हुई वह पूरी ही हो गई। इसी सिद्धांत को ही सहकारिता सिद्धांत की संज्ञा दी गई है, इसी सिद्धांत को ही। उसके बाद में है, वास्तव में यह सामूहिक सहकारी जोखिम उठाने वाले का वह साधन है जिससे पूरे समुदाय को लाभ होता है। वास्तव में यह सामूहिक सहकारी जोखिम उठाने का वह साधन है जिससे पूरे समुदाय को लाभ होता है। पूरे समुदाय को लाभ होता है मिलकर जब किसी हानि को उठाते हैं, या मिलकर सब लोग जब किसी जोखिम को उठाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का जोखिम उनमें से हुआ होता है तो उसको उस खर्च का वहन करना बहुत आसान हो जाता है, वह आसानी से उस सबका वहन कर सकता है। जोखिम से उस सुरक्षा के प्रयास को बीमा कहा जाता है। जो जोखिम हुआ है, जिससे वो जो हानि हुई है, उससे सुरक्षा के प्रयास को ही बीमा कहा जाता है, जिसमें सभी मिलकर जोखिम उठाने के लिए सहयोग करते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो समूह के लोग इकट्ठा हुए हैं वे सभी लोग मिलकर उस जोखिम को उठाते हैं। जिन सुरक्षा उपायों में एकाकीपन हो तथा सहकारिता का अभाव हो उन्हें बीमा नहीं कहा जा सकता। जिन सुरक्षा उपायों में, यानी ऐसे सुरक्षा उपाय जिसमें केवल अकेलापन हो, केवल एक ही चीज़, एक ही लाभ हो, तो ऐसे में क्या होता है कि एकाकीपन होगा तो उसको बीमा नहीं कहा जा सकता, उसको सहकारिता का सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। और जिसमें सहकारिता का भी अभाव हो तो भी उसे बीमा नहीं कहा जा सकता है।
धन्यवाद।